जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अपने टारगेट को लेकर के बहुत ही सीरियसली यहां पर अपना एफर्ट कर रहे होंगे। देखिए, एक बात बहुत क्लियर सी है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, दोनों ही एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो होता है मेंस का। क्योंकि अगर आपको अपना नाम फाइनल रिजल्ट में देखना है, फाइनल लिस्ट में अगर अपना आप नाम देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेंस में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देकर के आनी रहती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि यार मेंस की प्रिपरेशन करें कैसे। क्योंकि मेंस में क्या होता है ना कि आपको आंसर जब लिखने को मिलता है तो कंटेंट तो आपके पास रहता है, आपको पता है कि हाँ भाई ये चीजें इस प्रकार से हुई थी, इस चीज के संदर्भ में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन जब आप उसको लिखने जाते हो, जब कॉपी पेन का प्रयोग करते हो, आप उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हो, तो चीजें बहुत कम हो जाती हैं या फिर चीजें इतनी विस्तृत हो जाती है कि आप उसको समेट नहीं पाते पूरे टाइम लिमिट के अंतर्गत। देखिए, एक बात बहुत क्लियर सी है, आप सब सुनते हो ना कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है। भाई अगर लिटरली आप मैगी बनाने जाओगे कभी तो 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा, कंफर्म सी बात है। और यहां पर आपसे यह कहा जा रहा है कि आप 7 से 8 मिनट के अंतर्गत एक पूरा आंसर लिख करके यहां पर दे दो। क्या ये पॉसिबल है? सबसे बड़ा जो प्रश्न यहां पर आता है, क्या ये बात पॉसिबल है? तो देखिए, यहां पर मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगा, चाहे आपका टारगेट 2023 का हो चाहे आप 2024 का हो, अगर आप 2023 में मेंस दे रहे हो तो आपके पास यहां पर 1 महीने के राउंड समय बचा हुआ है। और अगर आपका टारगेट 2024 का है तो आपके पास करीब 10 महीने के राउंड समय है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंतर्गत। बात को समझिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात की गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे और जब प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाएगा, जब प्रीलिम्स हमारा निकल जाएगा, फिर हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि आपको इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद मेंस एग्जाम से पहले जो समय बचता है वो समय बहुत कम होता है। और वहां पर आपका कंपटीशन जिन एस्पिरेंट से होता है वो एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इससे पहले 2 बार 3 बार मेंस लिख करके ऑलरेडी आए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहते हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके रहते हैं, वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वहां पर एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है। तो अगर आपको फाइनल रिजल्ट में अपना नाम देखना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और स्टार्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। यहां पर आज की जो हमारी पूरा डिस्कशन है, आज यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स को यहां पर देखेंगे। कैसे इन सभी टॉपिक्स को यूटिलाइज करना है, कैसे इन सभी का टॉपिक्स का प्रयोग करना है, कैसे इन पर आंसर्स की तैयारी करनी है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, ये सारी बातें आज के डिस्कशन के अंतर्गत मैं समाहित करते हुए आप लोगों को लेकर के यहां पर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से और समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या। देखिए, ये जो टॉपिक दिया यहां पर आपको जा रहा है, ये 25 टॉपिक यहां पर आप लोगों के सामने है। 12 दिन का यहां पर आप लोगों को एक शेड्यूल दिया गया है। ये जो पूरा शेड्यूल है ये हम लोग के सृजन बैच का है। सृजन क्या है? सृजन एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोग का एक शेड्यूल होता है जहां पर हम लोग डेली 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं। महीने में 24 डेज यहां पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको जो क्वेश्चंस यहां पर दिए जाते हैं उन क्वेश्चन का शेड्यूल आप लोगों को पहले ही दे दिया जाता है ताकि आप इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करके रखो यहां पर। और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन यहां पर दिया जाए तब आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। आप जब कॉपी लिख करके सबमिट करते हो तो कॉपी इवेल्युएट की जाती है। कॉपी इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत शानदार होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो हमारे जो टीम की तरफ कॉपी चेक की जाती है वो कॉपी चेक की क्वालिटी भी अपने में बहुत अच्छी होती है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर सी है, आप सभी को अगर प्रैक्टिस करना है तो डेली प्रैक्टिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। और डेली प्रैक्टिस के इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत आप 2 काम कर सकते हो। एक, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो अपना, ठीक है, या फिर आपके अगल बगल कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगी या फिर कोई आपके दोस्त होंगे जहां से आप कॉपी इवैल्यूएशन करा सकते हो, तो वो भी करा लिया करो। सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव वे यही होता है। लेकिन चूंकि हर एस्पिरेंट्स के अंतर्गत डिसिप्लिन की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। डिसिप्लिन ही तो सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर आप इस पूरी प्रिपरेशन में आते हो तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, जो सबसे बड़ा संकट है, वो संकट आता है डिसिप्लिन का। समस्या क्या होती है? आपने 2 दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, तीसरे दिन मन नहीं कर रहा है, चौथे दिन किया, 5वें दिन मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन यहां पर आपको देता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंतर्गत, वो मिलता है सृजन बैच के अंतर्गत। ठीक है, सृजन बैच में आप लोग को यहां पर चूंकि आप पैसे पे करते हो, ठीक है, 1 महीने का यहां पर 1000 रुपए फीस होती है। आपको 24 डेज मतलब 48 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि नियर अराउंड 50 डेज 50 क्वेश्चन यहां पर आप लोग के होते हैं। तो सिलेबस के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं तो आपका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। मॉडल आंसर मिलना, कॉपी इवैल्यूएशन होना, तो यहां पर आपकी जो गलतियां होती है ना, वो गलतियां यहां पर धीरे धीरे सही होती हैं। चलिए, अब हम ये समझेंगे इन टॉपिक्स को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ टॉपिक यहां पर आप लोगों को लूंगा, उन कुछ टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इस बात को भी समझेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक यहां पर तैयार हो पाए। देखो,
अगर आप देखो तो डे 1 के अंतर्गत यहाँ पर 2 टॉपिक दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से डे 2, डे 3, डे 4 और डे 4, ये यहां समझिएगा आप लोग बात को थोड़ा सा, ये जो डे 1, 2, 3, 4 है ये GS 1 से लेकर के GS 4 तक, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के साथ यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस के पॉइंट यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कि डे 1 में अगर आप देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे हुआ, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर केवल और केवल टॉपिक का नाम दिया गया है, यहां पर प्रश्न आपको नहीं बताया गया है। जो शेड्यूल आप लोगों को जारी किया जाता है वहां पर आप लोगों को प्रश्न नहीं दिया जाता है। प्रश्न आपको जिस दिन शेड्यूल होता है, जैसे डे 1 के दिन क्या होगा कि इस टॉपिक पर आप लोगों को प्रश्न वहां पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड टॉपिक क्या है, यूएसएसआर का पतन, मतलब कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। तो रशिया का पतन कैसे हुआ, कोल्ड वॉर क्या चीज रहा, उस टॉपिक पर एक प्रश्न आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा। बस ये टॉपिक आप लोगों को पता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि इस पूरे पॉइंट को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे इनका प्रयोग करना है, एक बार और समझिएगा। डे 2 में GS 2 के क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन और इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा डे 3 में क्या है, रैंप स्कीम और स्किल इंडिया मिशन के यहां पर बात हो रहा है। डे 4 में आप देखो तो एथिक्स के 2 टॉपिक दिए गए, जैसे कि कंपैशन एंड मर्सी की बात कर रहा है और एक प्रोबेबिलिटी की यहां पर बात की जा रही है। इसके बाद क्या होता है, यहां तो जो पूरा सिलेबस आप लोगों का रहेगा, यहां तो जो आप लोगों के टॉपिक्स रहते हैं वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए सिमिलर होते हैं। भाई एक बात बहुत अच्छी हुई कि अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है GS 1 से लेकर GS 4 तक एकदम सेम कर दिया गया है। इसके बाद यूपीपीसीएस में 2 नए पेपर ऐड किए जाते हैं जो कि GS 5 एंड GS 6 के होते हैं। तो यहां पर उन टॉपिक से भी क्वेश्चन यहां पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि डे 5 में अगर आप देखते हो यहां पर तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ यूपी की बात करता है, जो कि यूपी स्पेशल एक प्रश्न दिया गया है। इसके साथ ही साथ यहां पर चैलेंजेस ऑफ द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियां यूपी के संदर्भ में यहां पर एक प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक ये कहां से गए, ये सारे टॉपिक आप लोगों के सिलेबस से लिए गए। तो सबसे पहला जो काम करना है इस पूरे पॉइंट को यूटिलाइज करने के चक्कर में, वो करना आप लोगों को यहां पर ये है, मैं आप लोगों के लिए एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं ताकि मैं चीजों को क्रमबद्ध तरीके से आप लोग यहां पर एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ध्यान रखना, देखो ये जो पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन है। जो लोग जीरो से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उन सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट तो है ये, और इसके साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहे थे, जो लोग इससे पहले के सीजन बैच में थे, वो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हर क्लास में कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उन सब बातों को समझता हूं, और कैसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्या प्रश्न बनकर के एग्जाम में आ सकता है। तो वो सारी बातें इस क्लास के अंतर्गत यहां पर की जाएंगी। बात समझना, सबसे पहला जो आप लोगों को स्टेप लेना है अगर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो वो कि मेंस का सिलेबस, ठीक है, जो मेंस का पाठ्यक्रम है उसकी प्रिंट आउट अपने अपने टेबल पर आप लोगों को रखनी है, ठीक है। एक बात बहुत क्लियर तौर पर समझना, मेंस का सिलेबस या फिर मैं कहूं तो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका जो शेड्यूल, जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस आप लोगों के लिए बाइबिल होना चाहिए, सिलेबस आप लोगों के लिए गीता होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, मतलब आपका सबसे पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ है वो आप लोगों का सिलेबस होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आपका धर्म क्या, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक एस्पिरेंट हो, आपका धर्म है प्रिपरेशन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होली बुक होनी चाहिए वो होना चाहिए आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस। तो इसका प्रिंट आउट आप लोगों के टेबल पर, जिस जगह पर आप लोग बैठ के पढ़ाई करते हो, या फिर आपके सामने अगर कोई वॉल है तो वहां पर उसको पेस्ट कर दो, चिपका दो, ताकि ये आप लोगों की आंखों के सामने 24 घंटे रहे। पहला काम तो ये करना है। सेकंड काम क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, मैं कुछ टॉपिक लेकर के, कुछ पॉइंट लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें आप लोगों को एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर क्या हो, समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सबसे जो सेकंड काम यहाँ पर आप लोगों को करना है वो करना है कि सिलेबस के किसी पॉइंट को पिक करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा तो ये देखो, जो टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है वो आपके सिलेबस में कहाँ पर है, ठीक है, ये पता करना बहुत जरूरी है। देखिए एक तरीका आप लोगों को ये है ना कि सिलेबस के आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट एग्जैक्टली दिया गया है। जैसे कि सिलेबस में कहां पर इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा है, कहां पर सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, कहां पर यूपी की इकोनॉमी की बात कर रहा है, कहां पर साइंस एंड टेक की बात की जा रही है, कहां पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात की जा रही है। इसके सारे पॉइंट आप लोगों को एग्जैक्टली याद होने चाहिए कि हाँ सर GS 1 के पॉइंट नंबर 10 में ये टॉपिक वहां पर दिया गया है, GS पेपर 3 के पॉइंट नंबर 3 में ये पॉइंट दिया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार सिलेबस याद हो गया ना तो सिलेबस का सहारा लेते हुए आप अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग तैयार कर सकते हो।
मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था भाई देखो मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, और आपको आंसर लिखना 7 मिनट 8 मिनट के एक अराउंड टाइम टेबल के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न आप लोगों के शॉर्ट आंसर के रहते हैं, और 10 प्रश्न जो रहते हैं आप लोगों के वो लॉन्ग आंसर वाले रहते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है, सब सीमा थोड़ी दोनों में अलग अलग होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। अब बात समझिएगा, आपके पास टोटल है 180 मिनट। अगर मैं ये कहता हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के पास, अगर मैं यहां पर आप लोगों को 7 मिनट का समय दे रहा हूं, तो आपके टोटल 17 मिनट यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 10 जो सबसे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, लास्ट जो 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए अगर मैं आपको 11 मिनट यहां पर अलॉट कर रहा हूं पर क्वेश्चन, तो आपके यहां पर 110 मिनट होते हैं, टोटल यहां पर आप लोगों का 180 मिनट यूटिलाइज होता है। तो अगर आपको 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और अगर नहीं, एक बात और क्लियर तौर पर समझना, अगर आपको अपने फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में अपना नाम देखना है, आप एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो अपने संदर्भ में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम पेपर में पूछे गए 20 के 20 प्रश्न वहां पर अटेम्प्ट करके आने हैं। कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन वहां पर ऐसे होते हैं जो कि बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए? टैकल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो रेगुलर प्रैक्टिस से होता क्या है कि वहां पर आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है, आपका एप्टीट्यूड डेवलप होता है, ताकि अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं भी सॉल्व हो रहा, आपको पता नहीं उसके संदर्भ में, फिर भी आप कुछ एजम्पशंस के बेसिस पर, कुछ प्री स्ट्रक्चर्ड आंसर के बेसिस पर आप उस प्रश्न का एक बेसिक आंसर लिख सकते हो, और बेसिक आंसर आपको 2 नंबर 3 नंबर पर अगर दिला रहा है, तो आपकी रैंक इंप्रूव हो रही है। इस बात को बहुत क्लियर तौर पर समझना कि मेंस के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। मेंस और इंटरव्यू का जो नंबर होता है वो आपको फाइनल रैंकिंग यहां पर डिसाइड करता है। तो इसलिए मेंस में जहां पर भी आपको 2 नंबर 3 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, आपको वो नंबर गेन करना चाहिए। और ये कैसे होगा? तो रेगुलर प्रैक्टिस ही इस बात को एक अच्छा एफर्ट दे सकती है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए कि आप लोगों को भाई प्रॉपर टॉपिक याद होने चाहिए कि हाँ ये टॉपिक सिलेबस के इस पॉइंट से दिया गया। तो इसका एक काम ये करना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मानो हम एक टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक टॉपिक ले रहा हूं यहां पर, इंडिया श्रीलंका रिलेशन। अब सबसे पहला जो आप लोगों को यहां पर काम करना होगा, काम क्या करना होगा, इस टॉपिक को अपने सिलेबस में ढूंढो कि ये टॉपिक कहां पर दिया गया है। क्या आपके पूरे सिलेबस में कहीं पर श्रीलंका का जिक्र है, या फिर वहां पर सिलेबस के अंतर्गत श्रीलंका की जगह पर कोई नेबरिंग कंट्रीज की बात की जा रही है, पड़ोसी राष्ट्रों की बात की जा रही है। तो सिलेबस में पहला तो आप लोगों को एक काम ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो करना क्या रहता है, उसके बाद जो हम लोग को काम करना रहता है, जैसे कि आपको ये टॉपिक दे दिया गया, अब आप इस काम को करोगे, इस पूरे टॉपिक को आप लोगों को करना है गूगल सर्च, ठीक है, गूगल सर्च। और गूगल सर्च का एक अल्टरनेटिव विकल्प है जो कि आपके ऑलरेडी नोट्स, अगर आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पर नोट्स बना करके रखा हुआ है तो उस नोट्स को भी देखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने अभी बोला कि अल्टरनेटिव विकल्प है, लेकिन आपको उसका विकल्प नहीं बनाना है, आपको इन दोनों को चीजों को साथ में करना है, ठीक है। दोनों चीजें क्या करना है, साथ में करना, मतलब गूगल सर्च भी करना है प्लस नोट्स भी आप लोगों को आपस से देखना है कि हाँ नोट्स में आपने इस टॉपिक के संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट्स वहां पर लिखे थे। जैसा कि सबसे पहला काम क्या, आपने जब इस पूरे टॉपिक को देखो तो आपको ये बात दिखती है कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य जो संबंध की बात की गई है, वहां से ये टॉपिक लिया गया, भारत और श्रीलंका। अब जब आप इस पूरे टॉपिक को गूगल सर्च करोगे ना, तो आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि ये पूरा टॉपिक न्यूज में क्यों है, ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक न्यूज में क्यों है, ये पता करना बहुत जरूरी है। न्यूज में क्यों है, या फिर यहां पर अगर कोई आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है कि भाई कुछ लेटेस्ट घटनाएं हुई हैं, तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन यहां पर कलेक्ट करनी है, या फिर इसके संदर्भ में आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट, अगर ऐसी पॉइंट्स मिलते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्या करने पड़ेंगे, यहां पर कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब आप किसी पॉइंट से सर्च करके न्यूज लेटेस्ट रिपोर्ट ढूंढते हो, तो आपके प्रश्न का जो सबसे पहला पार्ट होता है, प्रश्न में जो आपके आंसर का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो आपका इंट्रोडक्शन यहां से तैयार हो जाता है। देखो एक बात बहुत क्लियर तौर पर समझना, जब भी आपको प्रश्न का आंसर लिखना रहेगा, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, ये बात बहुत श्योर है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जितना इफेक्टिव लिखते हो, एग्जामिनर पर आपका जो इंपैक्ट है वो अच्छा पड़ता है, और एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बेस पे बहुत अच्छे खासे नंबर आप लोगों को दे सकता है। तो पॉइंट क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। अब जैसे मानो प्रश्न है भारत और श्रीलंका, ध्यान रखना यहां पर आपको प्रश्न नहीं पता, आपको टॉपिक पता, आपको पता नहीं है कि भाई जब डेट 2 के यहां पर प्रश्न आप लोगों को लिखने को दिया जाएगा तो प्रश्न एग्जैक्टली क्या बन करके वहां पर आएगा, लेकिन आपको इतना पता कि टॉपिक ये है। तो अब इस टॉपिक से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक बार अपने मन में एज्यूम कर लो। क्या क्या प्रश्न बन सकता है भाई, पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत और श्रीलंका के
रिश्तों पर चर्चा करें। ठीक है, एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि भाई समकालीन वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत आप ये बताइए कि भारत जो है वो चाइना के कंट्रोलेट करके श्रीलंका को कितना सपोर्ट प्रोवाइड करा पा रहा है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है श्रीलंका में जो राजनीतिक अस्थिरता, जो पॉलिटिकल इस समय एक अस्थिरता वहां पर डेवलप हुई है, अनस्टेबिलिटी डेवलप हुई है, उस अनस्टेबिलिटी में भारत का जो सहयोग है वो कितना रहा है। तो इन सब टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक में आपको एक इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा और इंट्रोडक्शन ढूंढना ही आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, आप चाहो तो इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके का यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही सिंपल तौर पर समझाऊं तो एक तो ये लिख सकते हो आप कि भारत और श्रीलंका का जो संबंध रहा है वो आज से नहीं रहा है। भारत और श्रीलंका का जो संबंध है वो सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है, ठीक है, और आर्थिक संबंध भी इन दोनों के बीच में आपस में हमेशा से रहा है। तो इस वजह से भारत श्रीलंका एक बहुत अच्छा पड़ोसी राष्ट्र है और इस संदर्भ में सरकार के ये सारे प्रयास यहाँ पर नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। अब चूंकि यहां पर प्रश्न पूछा गया तो आप देखोगे भाई ये लेटेस्ट न्यूज में क्यों था, तो आपको पता है कि श्रीलंका में अभी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। श्रीलंका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई है और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक से और IMF से भारत सरकार ने कहा सामने से कि हम श्रीलंका की मदद करने को तैयार है, आप हमको बताओ कि मदद कैसे करनी है। तो भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र के यहाँ पर मदद करने को आगे बढ़ रहा है, ये एक अच्छी पॉइंट है। तो आप इस पॉइंट को भी इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो भाई कि श्रीलंका और इंडिया के मध्य में लगातार एक बहुत लंबे समय से, ठीक है, मछुआरों को लेकर के, फिशरीज को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चलता रहता है, क्योंकि मछुआरे कई बार ऐसे होते हैं कि वो सीमा क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, जो ओशियन के अंतर्गत, समुद्र के अंतर्गत जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उस सीमा को किसी ना किसी कारण से क्रॉस कर जाते हैं। जब क्रॉस कर जाते हैं तो अपोजिट देश की जो वहां की फोर्स होती है वो इनको कैप्चर करके ले जाती है और कई बार इनकी हत्या कर दी जाती है। कई बार वो बहुत लंबे समय से जेल में बंद रह जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज के कारण से। तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध का वो है मछुआरों के बीच में इधर उधर हत्या होना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आपको पता है कि वहां पर एक लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। भारत ने उस अमेंडमेंट का बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया, लेकिन वो अभी बहुत पूरी तरीके से लागू किया नहीं जा सका है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपने ये भी ढूंढा, इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके अलावा क्या कि भाई श्रीलंका की जो फाइनेंशियल क्राइसिस रही है उसमें चाइना किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्स पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना किस तरीके से श्रीलंका पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर नोट करनी चाहिए। हम्बनटोटा बंदरगाह की वहां पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारे पॉइंट्स कहां पर मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जब आप न्यूज सर्च करोगे। तो जैसा कि मैं आपको एक बार सर्च करके यहाँ पर दिखाता हूँ चीजों को कि कैसे हम लोग को ये पूरा काम यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर चीजें सर्च करके दिखाता हूं कि क्या हम लोग करना है और कैसे हम लोग यहाँ पर पूरे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को लिखना है इंडिया श्रीलंका। ठीक है, इसके साथ क्या सर्च करोगे, UPSC, एक ये टर्म डाल के सर्च कर दो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो साथ में लिख दो यहाँ पर हिंदी। ठीक है, हिंदी। और जब आप इस पूरे टॉपिक को सर्च करोगे तो आपको इस पूरे संदर्भ में जितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी जिसका आप लोग अपने मेंस की एनसीईआरटी में कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, नेट का कुछ इशू मुझे लग रहा है, इस वजह से नेट चल नहीं रहा है। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब बात समझे कि आपको ना ये सब टॉपिक सर्च करने हैं गूगल पर, और ये सर्च करने से ये मत समझना कि आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। आपको एक टॉपिक को सर्च करने के बाद 15 मिनट का समय देना है गूगल पर रीडिंग के अंतर्गत। ठीक है, जब आप गूगल पर चीजों को रीड करते हो तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पर मिलते हैं और उन इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को बस एक जगह पर नोट करना है या फिर एक जगह पर याद करना है, ताकि जब आपसे अगर कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में तो आप उन प्रश्नों को यहाँ पर लिख सको। जैसे देखो आपने जब टॉपिक को सर्च किया आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग्स यहाँ पर आर्टिकल आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो तो देखो तमाम तरह के कोचिंग्स यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, कुछ कई सारे वीडियोज भी दिख रहे होंगे। वीडियो देखने का सेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, एक सिंपल सा काम करना, जो सबसे पहले लिंक आपको दिखे उस पहले लिंक को बस ओपन कर देना। ठीक है, क्योंकि पहली लिंक क्या होती है, लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रिपोर्ट रहती है। अब देखो यहां पर भारत और श्रीलंका संबंध एग्जैक्टली सेम टॉपिक जो कि आप लोगों के प्रश्न में दिया गया है यहां पर कि इससे प्रश्न बनाया सकता है, वही टॉपिक यहां पर आप लोगों को दिया गया है। अब यहां पर कहना कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, तो उसका पूरा कारण दिया कि IMF में जो है भारत ने कैसे कहा है कि हम उसकी मदद करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर एक बात की जा रही है। फिर यहाँ पर एक मैप बनाया हुआ है। अच्छा एक बात और समझना, आपको अपने पूरे आंसर में, ठीक है, जहां पर आपकी मैप बनाने की आपकी सुविधा मिल सकती है मैप का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि मैप का प्रयोग करने से क्या होता है कि चीजें एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दिखती है वहां पर।
जैसे भारत और श्रीलंका पे अगर प्रश्न आता है तो एक छोटा सा जैसा मैप यहाँ पर बनाया गया, बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर मैप नहीं बनाना है, भारत का बस नीचे का पोर्शन बनाना है, ठीक है, और श्रीलंका का छोटा मैप बनाकर दिखा दो कि इसके बीच में संबंध जो है वो कैसे कैसे यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, पाल्क स्ट्रेट कहाँ पर है, और इसके बाद आप बता सकते हो कि दोनों पड़ोसी राष्ट्र है तो यहाँ पर कैसे कैसे हेल्प की जा रही है, आप तो यहाँ पर लिख दो या फिर बस मैप बनाकर छोटा सा एक स्क्वायर शेप में उसको बंद कर देना, ठीक है। अब देखो इसके बाद पूरा भारत और श्रीलंका संबंध का जो पूरा परिचय रहा है बेसिक से, वो परिचय यहाँ पर दिया गया है, कैसा संबंध रहा है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये बताता है यहाँ पर कि भारत का जो संबंध श्रीलंका के साथ वो कल्चरल तौर पर भी है, रिलीजियस तौर पर भी, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेड के स्तर पर भी, व्यापारिक स्तर पर भी है, मतलब हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध तीनों ही संबंध हमारा श्रीलंका के साथ यहाँ पर मौजूद है, इसलिए श्रीलंका के संबंध को और बढ़ा करके मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरत है। आपको पता कि पूरे भारत में जो बौद्ध धर्म उत्पत्ति हुआ था वही बौद्ध धर्म हर जगह पर फैला था, श्रीलंका भी उसका यहाँ पर पार्ट बनता है, ठीक है। इसके आगे क्या कहता है कि इकोनॉमिकल रिलेशन कहता है, तो कहता है कि जो भारत है वो श्रीलंका का थर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गंतव्य वाला एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फिर बताता कि भारत से जो एफडीआई जाता है वो सबसे ज्यादा कहां पर जाता है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से डिफेंस के यहाँ पर बीच में एग्रीमेंट किए गए, ठीक है, मित्र शक्ति, स्लीनेक्स, ये जो अभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य में, उनके कारण क्या है। फिर कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के संबंध में इश्यूज क्या क्या है, तो यहाँ पर इश्यूज भी दिया गया है कि मछुआरों की हत्या हो रही है, चीन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, संविधान संशोधन किया गया है, ये सारी बातें जाकर यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया गया। निष्कर्ष बहुत शानदार, देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सशक्त करने हेतु नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पालन किया है। भारत श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने और श्रीलंका को उसकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठा सकता है ताकि एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोस का लाभ यहाँ पर उठाया जा सके। ये कंटेंट हिंदी में था, सेम कंटेंट को आप लोग इंग्लिश में सर्च कर सकते हो और आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि आप लोग गूगल सर्च कैसे करना है। इस पूरी रीडिंग में आपको लगेगा मैक्सिमम 15 मिनट, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैक्सिमम 15 मिनट यहाँ पर आप लोगों को लगेगा। कहोगे सर मैंने तो 5 मिनट में ही रीडिंग कर दिया था, अगर आप 5 मिनट में रीडिंग करो तो आपके पास यहाँ पर एक विकल्प और है, जो लिंक यहाँ पर आपने ओपन की थी इसको बैक में जाओ, 2-3 कोचिंग यहाँ पर लिंक आपको और मिल जाएगा, उनकी भी एक बार यहाँ पर रीडिंग कर लेना। क्या होगा इससे आप लोगों का, इससे आप लोगों का पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देख करके तैयार हो जाता है, ठीक है। यही सारे बातों का आप लोगों को प्रयोग करना है अपनी आंसर राइटिंग इस पूरी जर्नी में, ठीक है, कि आप यहाँ से कंटेंट ले रहे हो और उन्हीं कंटेंट का प्रयोग क्या कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में करते हो, तो आपका जो आंसर रहता है वो करंट अफेयर्स से जो उसके कंटेंट होता है ना, उसे एकदम इनरीच होता है, ठीक है। और जब आप इनरीच्ड और अपडेटेड कंटेंट को अपने आंसर में लिखते हो तो एग्जामिनर कहता है कि हाँ भाई सामने वाले एस्पिरेंट को बहुत चीजें पता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। देखो भारत और श्रीलंका के संबंध पर लिखने का एक तरीका क्या है, मैंने आपसे क्यों कहा कि आपको नोट्स बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि नोट्स में जो आप चीजें लिखी होगी ना तो आप 1 साल पहले वाला नोट्स बनाए हो, अब 1 साल से अभी तक में बहुत चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें चेंज हो गई क्योंकि श्रीलंका हटकर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस वही है लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं वो चेंज यहाँ पर होते हैं, तो उनकी जो अपडेट है वो आप लोगों को गूगल सर्च से यहाँ पर लेकर के आनी पड़ेगी और ये 15 मिनट की रीडिंग है। अब जैसे बात समझना, मानो आज शाम को 6 बजे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाने वाला है डे 2 का, ठीक है, डे 2 का, तो इससे 24 घंटा पहले ये गूगल सर्च वाला काम आप लोगों को यहाँ पर करके रखना पड़ेगा। जब गूगल सर्च वाला काम आप 24 घंटा पहले करते हो तो इससे फायदा यहाँ पर ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो 24 घंटा पहले इनरीच हो चुका है। अब जब 24 घंटे बाद आप आंसर लिखने बैठ रहे हो तब आपको गूगल सर्च नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, बहुत से लोग कहते हैं हमको आंसर लिखना है, जस्ट बगल में गूगल सर्च कर लेंगे और वहां से पॉइंट दे देकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ये काम करना बहुत मूर्खतापूर्ण काम है, मानता हूं ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम है। भले अगर आप बिना देखे आंसर को लिख रहे हो और आप सिर्फ 2 लाइन लिख पा रहे हो तो लेकिन वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। जो व्यक्ति कॉपी पेस्ट करेगा उसको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको करना है कि आपने 24 घंटे पहले सर्च किया, अब उस साइट को भूल जाओ। अब जब आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है तो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपने जो कंटेंट्स लिया था ना, जो एग्जांपल, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहां पर आपने लिए थे, उन्हीं का प्रयोग आपको अपने आंसर में यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वहां से आप कंटेंट का प्रयोग यहाँ पर लिख सकते हो और फिर सोचना कि जो मैंने पढ़ा था 24 घंटे पहले उसमें से कितनी पॉइंट्स हमको यहाँ पर याद है और कितनी पॉइंट्स यहाँ पर भूल चुकी है। एक तरीका बहुत बेसिक तौर पर यहाँ पर ये। अब चूंकि आप इंडिया श्रीलंका रिलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, और मैं कहूंगा इंडिया श्रीलंका क्या, कोई भी अगर हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक करंट अफेयर्स का एक अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक ये मंत्र है, इसको नोट कर लेना। मोदी जी ने, ठीक है, जब मोदी जी IPEF के इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के एक समिट में गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, 3T का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये 3T क्या होता है मैं बताता हूं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, ये फाउंडेशन ऑफ रिलेशन है बिटवीन 2 कंट्रीज।
कि मोदी जी ने कहा कि अगर दो देशों के मध्य में अगर हम संबंधों को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमको 3T के एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। 3T का कॉन्सेप्ट कहता है क्या है? पहला कहता है ट्रस्ट, कि हमको उन दोनों देशों के मध्य में विश्वास को पैदा करना बहुत जरूरी है। भाई अगर श्रीलंका पर हमारा विश्वास ही ना हो तो हम संबंध बना कैसे पाएंगे? जैसे कि मानो हमारा एक पड़ोसी भाई है छोटा सा, ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र है। अब पड़ोसी राष्ट्र क्या करता है? हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बम कहीं फेंक दिया, कहीं पे गोली चला दिया, तो उस पर हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। जहां पर ट्रस्ट नहीं होगा वहां पर रिलेशन डेवलप नहीं हो सकते। आप में से बहुत सारे रिलेशनशिप में होंगे भी, ठीक है। तो रिलेशनशिप में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ट्रस्ट का। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी बात है। बात समझना, मैं आप लोगों को रिलेशनशिप में एडवाइस दे रहा हूं, हालांकि ये एडवाइस मोदी जी की तरफ से दी गई है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, लेकिन आप पर भी लागू होती है, ध्यान रखना। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। भाई अगर आपकी और आपकी पार्टनर के मध्य में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, पारदर्शिता नहीं है, तो आपको कैसे चीजें पता चलेंगी? अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया किसी और के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत अपने पास जितने भी सिक्योरिटी यहाँ पर फॉर्मूलाज है उनको शेयर करा भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों किसी पॉइंट को लेकर के एक रिलेशनशिप पर एग्री कर रहे हैं तो हमको उनके संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि भारत कितना पानी बांग्लादेश को छोड़ रहा है, भारत कितना पानी पाकिस्तान को भेज रहा है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में कितना ट्रेड हो रहा है, इन सब के संदर्भ में जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इसके बाद कहता है टाइमलीनेस, ठीक है। टाइमलीनेस का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कि समय पर कार्य करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी को कहा कि हम मिलने आएंगे 4 बजे और आप पहुंच रहे हो 6 बजे क्योंकि आप बहुत बिजी हो, ऐसा नहीं। टाइमलीनेस, समय का यहाँ पर जो बंधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अगर भारत ने इस बात का वादा किया है कि हम श्रीलंका को 10 करोड़ रुपए यहां पर देंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 10 करोड़ रुपए मैं आपको यहां पर दूंगा, तो 10 करोड़ रुपए समय पर दे, ये नहीं। भारत की सबसे बड़ी कमी यहां पर पता है क्या है? और इसी मामले में चाइना आगे निकलता जा रहा है, वो है टाइमलीनेस की। हम समय पर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने वादा किया नेपाल में कि हम आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, उस प्रोजेक्ट को बनाने में लग गया 10 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो भाई वो सरकार वहां पर बिलीव कैसे कर सकती है हमारे ऊपर? सरकार तो ये लगे ना कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस समय पर उपलब्धि नहीं देंगे। तो समय पर उपलब्ध कौन है? चाइना, क्योंकि वहां पर क्या है भाई, डिक्टेटरशिप है, वहां पर अपने मन से सब एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, सब वो वहां पे अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उनका काम बहुत समय पर हो जा रहा है। तो सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री जी का ये कहना था IPEF के उस समिट में, उन्होंने कहा कि किसी भी दो देशों के मध्य में अगर हम रिलेशनशिप के फाउंडेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो हमको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस, इन तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप सब इसको अपने जीवन में भी उतार सकते हो और फॉलो कर सकते हो। अब इसका करना क्या है और ये मिला कहां से मुझे? ये मिला जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, जब गूगल सर्च करके चीजों को देखते हो, आप समिट्स को फॉलो कर रहे होते हो, और सबसे स्पेशल प्रधानमंत्री जी के कुछ कोट्स और सॉल्ट ट्रिक जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। कभी 3T कह दिया, कभी पंचामृत कह दिया, कभी कुछ कह दिया, उनका आप लोगों को अपने आंसर में प्रयोग करना है। बस ये अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग 2-3 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब भारत या फिर श्रीलंका या फिर भारत या फिर पाकिस्तान या फिर भारत या फिर अमेरिका, किसी भी देश के मध्य में अगर संबंध की बात यहां पर की जा रही है, तो आप जो निष्कर्ष दोगे, आप जो कंक्लूजन दोगे, यहां पर इस बात को बता सकते हो कि हमको इन दोनों देशों के मध्य में संबंध को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के 3T के कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलीनेस को फॉलो करते हुए इनके मध्य संबंधों को और आगे बढ़ाने पर प्रयास करना चाहिए। तो आपका एक कंक्लूजन क्या होगा? एक सजेशन के साथ साथ आपने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार टर्म का प्रयोग किया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका जो कंक्लूजन है वो पहले ही से तैयार है, रेडीमेड कंक्लूजन आपके पास था, आपने बस कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया है। तो ऐसे कंक्लूजन, इस प्रकार के इंट्रोडक्शंस आप लोगों को ढूंढ करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। इन पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ऐसे चीजों पर आप वर्क करते हो तब आपको कंटेंट मिलता है, उनका प्रयोग आपको अपने आंसर में यहाँ पर करना रहता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये सब चीजें समझना। अच्छा, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 3T का कॉन्सेप्ट, इसी प्रकार से मैंने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम किसी स्थान की, किसी समाज की, किसी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम लोग को 3T पर काम करना रहता है। 3T क्या होता है ना, समझना, मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक है। एक होता है आपका टूरिज्म, ठीक है, एक होता है आपका ट्रेड, एक होता है आप लोगों का यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है तो टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों पर हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। ये एक आप लोगों का दूसरा 3T का कॉन्सेप्ट होता है। इसी प्रकार से एक 4A का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है भाई? तो अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट समझना।
5M का कॉन्सेप्ट, कोई इंडस्ट्री कहां पर डेवलप होती है उसमें 5M का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल, मैन फोर्स आप लोगों को हो गया, श्रम शक्ति कहां पर लाई करती है, ठीक है, मार्केट कहां पर है, मनी कहां पर है, मशीनरी कहां पर है। तो 5M का कॉन्सेप्ट ये भी बहुत बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 5M की रिक्वायरमेंट होती है, और वो 5M आप लोगों के यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो स्मार्ट पुलिसिंग की बात की जाती है। स्मार्ट पुलिसिंग में स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जो एक्रोनिम्स होते हैं ना, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, इनको आप लोगों को अपने आंसर में प्रयोग करना पड़ेगा। और ये सारी बातें कहां पर डिस्कस होती है, तो आप चाहो तो इसके लिए खुद से वर्क कर सकते हो। खुद से कैसे वर्क करना पड़ेगा, गूगल सर्च करते रहो, चीजों को देखते रहो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, मैगजीन फॉलो करते रहो, तो वहां से आपको फैक्ट्स मिलते जाते हैं। या फिर इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प क्या है, तो ध्रुव बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पर GS1 से लेकर के GS6 तक के सभी टॉपिक्स पर ऐसे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, रेडीमेड स्ट्रक्चर बन सकता है, उन सब चीजों का डिस्कशन हम ऑलरेडी वहां पर करते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक रेडीमेड स्ट्रक्चर वहां पर तैयार होता है, जिनको आप पढ़कर क्या कर सकते हो कि मेंस के आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये एक तरीका है जिसको कि आप लोग अपने आंसर में फॉलो करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर शेयर किया अभी तक। मैंने पहला काम कहा कि मेंस का पाठ्यक्रम अपने पास रखो, टॉपिक ढूंढो सिलेबस में कहां पर दिया गया है, उस टॉपिक को गूगल सर्च करो। उसके बाद अब चौथे नंबर पर क्या काम करना था हम लोग को, कि जब आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए तो उसका आंसर लिखो। एक बात का बहुत ध्यान रखना, अगर आप सीजन बैच ज्वाइन करते हो तो आपका प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप 24 घंटे के अंदर अपना आंसर लिख करके सबमिट कर दो। 24 विद इन द 24 आवर्स अगर आप अपना आंसर लिख करके सबमिट करते हो तो आपकी कॉपी टाइमली इवैल्यूएट होकर आपको मिल भी जाती है, और इसके साथ ही आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। भाई सृजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट किस बात का है, सृजन का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस बात का कि आप में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, और वो कंटिन्यूटी तब मेंटेन रहेगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस यहां पर करते हो। तो इसके लिए आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, वो आप लोग यहाँ पर साथ साथ में करते रहना। डेली आंसर लिखना, आंसर किसी में छूटना नहीं चाहिए, पहली बात। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है भाई, जब आपने ये आंसर लिख करके सबमिट कर दिया, ठीक है, आपको मिलेगा 2 से 3 दिन के अंतर्गत मॉडल आंसर। इस बार मेरा पूरा प्रयास है कि मॉडल आंसर आप लोगों को बहुत टाइमली मिल जाए, ठीक है। और जब मॉडल आंसर टाइमली मिलता है तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी आपको मिल चुकी है, आपको मॉडल आंसर मिल चुका है, तो इन दोनों से जो इनरिचमेंट वाले पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसका आप लोगों को बनाना है एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स बना करके आप लोग शेयर करो, ठीक है, ग्रुप में शेयर करो, डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है, सृजन ग्रुप में नहीं, डिस्कशन ग्रुप में शेयर करो। यूपीएससी हिंदी परिवार नाम से ग्रुप है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। आप लोग मुझे टैग भी कर देना @r_दीप करके, ठीक है, ताकि मुझे वो PDF देखने में आसानी रह जाए। तो आप सभी को एक काम ये करना, ठीक है, कि आप सबको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। जब कॉपी वैल्यू होकर के आपको मिलती है, मॉडल आंसर मिलता है, तो उससे बनाना है आप लोगों को हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक बात समझना, आपको एक महीने में 48 टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। अगर आप 10 महीने भी आंसर राइटिंग कर लेते हो तो आपके लगभग 500 टॉपिक पूरे सिलेबस से मिला करके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। और 500 टॉपिक तैयार करना कोई छोटी बात नहीं होती है। 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आप 10 महीने में 500 टॉपिक यहाँ पर तैयार कर सकते हो। ये 500 टॉपिक आपके मेंस की आंसर राइटिंग को बहुत इनरीच करेंगे। कई बार एस्पिरेंट जब आंसर लिखना स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहली समस्या जो आती है कि जब पहले दिन वो आंसर लिखता है तो उसको लगता है यार मैं तो कुछ लिखा ही नहीं हूं। वो अपना कंपैरिजन किससे करता है, कहता है टॉपर्स की कॉपी से। सर गौरव सर ने कहा था, रमन सर ने कहा था कि टॉपर्स की कॉपी देख लेना और उससे अपना इवैल्यूएशन करना। पहले दिन मैंने आंसर लिखा, मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी, मुझे बेहोशी आ गया, ठीक है, और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि आगे मैं आंसर राइटिंग किया ही नहीं कभी। ये गलती नहीं करनी है भाई। जिस टॉपर्स की आप कॉपी देख रहे हो ना, उस टॉपर्स ने पता नहीं कितने साल मेंस की आंसर राइटिंग किया होगा, पता नहीं 100 कौन सा अटेम्प्ट होगा, कितने क्वेश्चंस उसने इससे पहले लिखे होंगे, और तब जाकर के उसकी कॉपी आप जो देख रहे हो वो कॉपी वहां पर अवेलेबल है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कम से कम 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर के करो, ठीक है, एक सृजन बैच के अंतर्गत और इसके साथ साथ ध्रुव बैच के अंतर्गत। देखो एक बात और मैं और कहूंगा, अगर आप पहली बार आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ध्रुव बैच। ध्रुव बैच में क्लासेस करना, कम से कम 15 से 20 क्लास। 15 से 20 क्लास में आपको आंसर राइटिंग के सारे गुण समझ में आ जाएंगे कि आंसर राइटिंग है क्या। आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है। कंटेंट सबको पता रहता है भाई, सबने पढ़ाई की, सब मेहनत करो। मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहां तक देख रहे हो तो आपने मेहनत करने की एक क्षमता है, आपने मेहनत की है। लेकिन उस कंटेंट को ना किस प्रकार से कला के फॉर्मेट में अपने आंसर पर दिखाना है कि 7 मिनट में 9 मिनट के आंसर के एक समय के अंतर्गत आपका पूरा आंसर पूरे कंटेंट को समाहित करते हुए शब्द सीमा के दायरे में रहे। ये बातें यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी। इसलिए इस प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ध्रुव बैच कर सकते हो आप लोग, वीडियो क्लासेस की एक सीरीज है, और इसके 15 दिन बाद आप लोग सृजन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बैच मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कंपलसरी है।
ऐसा नहीं कि बस मैं अपने मन से बता रहा हूं, आप टॉपर्स के रिव्यू देख लेना, जितने सिलेक्शन यूपीएससी हिंदी की तरफ से पिछले 2 सालों में, पिछले 2 क्या 3 सालों में जितने सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, उन 3 सालों के सभी टॉपर्स की वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। सबने सिर्फ एक बात बोला कि ध्रुव और सृजन मिक्स कर दो तो एक जबरदस्त तरीके का यहाँ पर एक ड्रिंक बनता है, जिसको अगर आप पी लेते हो तो आपका आंसर राइटिंग और मेंस का जो नंबर है वो अपने आप अच्छा खासा इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है मेंस के लिए। अब समझना, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, 500 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए, आपका पूरा का पूरा मेंस तैयार हो गया है, फिर तो कोई समस्या ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है पूरे इस सीरीज के अंतर्गत। अच्छा, मैं एक काम यहाँ पर करूंगा, मैं काम ये करूंगा, जैसे आज मैंने आप लोगों को श्रीलंका का एक टॉपिक यहाँ पर दिखाया सर्च करके चीजों को, अब कल की क्लास में मैं यहाँ पर अभी सृजन में 2 दिन का क्वेश्चन यहाँ पर गया है, ठीक है, 2 दिन के बाद मैं सृजन को प्रॉपर यहाँ पे होल्ड करा रहा हूँ। ध्यान समझना आप लोग, मैं होल्ड इस वजह से करा रहा हूं ताकि पहले आप लोग ये 12 टॉपिक तैयार कर सको, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं डेली एक टॉपिक आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा यूट्यूब पर, ताकि उस टॉपिक पर कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, कौन कौन से पॉइंट वहां पर हम लोग को पिक करने, कैसे आंसर राइटिंग की तैयारी पहले से करके रखनी है, ताकि जब प्रश्न दिया जाए तो वहां से आप लोग चीजों की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो मैं 2 से 3 दिन का ब्रेक लूंगा, 2 से 3 दिन में प्रॉपर आप लोग की वीडियो क्लासेस के थ्रू आप लोग का प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पर कराऊंगा कि कैसे हम लोग को आंसर राइटिंग करनी है, हर टॉपिक पर कैसे पॉइंट्स हम लोग गूगल सर्च करके ढूंढने हैं। सबसे बड़ा कला यहाँ पर ये भी है कि आपको ढूंढने पॉइंट्स कैसे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये सारी बात हम लोग डिस्कस कहाँ पे करेंगे, हम लोग करेंगे यूट्यूब के थ्रू ओरिएंटेशन वीडियोस के अंतर्गत। ये आज की जो पहली क्लास थी वो पहला ओरिएंटेशन वीडियो था, ठीक है। अब ध्यान देना, 12 दिन का शेड्यूल यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, 12 के 12 टॉपिक है। पहला काम जो आप लोगों को करना है, काम ये करना है कि आप लोगों को सिलेबस में ये 12 के 12 टॉपिक फाइंड करने हैं, ये 12 के 12 टॉपिक है कहां पर, ठीक है। ये 12 टॉपिक फाइंड करो प्रॉपर के तौर पर, ठीक है, 12 नहीं 24 टॉपिक यहां पर दिए गए, 24 टॉपिक सिलेबस में किस पॉइंट से उसको फाइंड करो। उसको फाइंड करने के बाद या तो इसी पेज पर, जिसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, इसी पेज को आप लोग लिख करके यहाँ पर कि हाँ सिलेबस का सर ये वाला नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अगर आप नंबर भी केवल लिख दोगे ना तो मैं आपकी कॉपी को वहां पर एक बार देख लोगे, हाँ आपने एफर्ट किया हुआ, ठीक है। इसको लिख करके आप लोग को यूपीएससी हिंदी परिवार वाले ग्रुप में शेयर करना है। जो मेरी आईडी है इसको आप लोग जरूर टैग कर दें ताकि वो पीडीएफ मुझे ग्रुप में आसानी से मिल जाए, @r_deep, ठीक है। ये पीडीएफ मैं देख लूंगा आप लोगों की, तो आप सबको ये काम लिख करके आज क्या सबमिट करना है, ठीक है। 24 टॉपिक सिलेबस है, किन 24 पॉइंट से ये फाइंड आउट करो। और जहां, अच्छा एक काम और करना, सिलेबस प्रिंट करा लेना, जो टॉपिक से प्रश्न आपको मिल जाए उस टॉपिक को वहां पर टिक कर देना, ताकि जब आप 8-9 महीने की प्रॉपर सृजन की आंसर राइटिंग करोगे तो आप ये बात देख पाओ कि सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं कवर हुए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके सामने, ठीक है। तो इस बात को भी फॉलो करना, ये भी काम करते रहना, ठीक है। ये होमवर्क करके आज सबमिट करो। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा यहाँ पर आप लोगों के साथ, कल की क्लास में रैंप स्कीम जो है ना, इस रैंप स्कीम पर प्रॉपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। रैंप स्कीम क्या है, एमएसएमई के लिए सरकार का एक बहुत शानदार प्रयास है। तो हम इस पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्किल इंडिया मिशन के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसकी सफलता के सुनिश्चित करने वाले कारकों पर बताएं। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आए तो हम लोग को कैसे अपने आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग करनी है, ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। उसके बाद कल मैं आप लोगों का डे 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, रैंप स्किल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। डे 3 में मैं क्या करता हूँ, एक एथिक्स का क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों टॉपिक कंपैशन, मर्सी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस कर लूंगा। फिर एक दिन में क्या करूंगा कि यूपी स्पेशल वाला जो टॉपिक है आप लोगों के डे 4 में, ठीक है, ये टॉपिक पर इन 3 दिन में मैं आप लोगों के पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के कुछ टॉपिक को कैसे सर्च करना है, कैसे आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है, इन सब बातों पर डिस्कस करूंगा। देखिए आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ कला है, वो कला का प्रयोग करने के लिए आपको जो मैंने अभी आप लोगों को अप्रोच बताया ना, 5M का, 3T का, ठीक है, 4R का, एक 3C का कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, एक 5C का भी कॉन्सेप्ट होता है, हमने सब डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सारे बातों का प्रयोग हम लोग को कैसे आंसर राइटिंग में करना है वही डिस्कस मैं आने वाली क्लास में करने वाला हूं, ठीक है। तो 3 दिन के अराउंड हमारी ओरिएंटेशन क्लास चलेगी, डेली क्लास आधे घंटे की होगी, और आंसर राइटिंग कैसे करना है इस सृजन का प्रयोग करते हुए ये बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना हो तो बैच आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। केवल 2 दिन की आंसर राइटिंग हुई है, आप लोगों को मैं मौका दिलवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग वहां पर आंसर राइटिंग कर भी सको और करके सबमिट करना। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। आंसर राइटिंग को इंप्रूवमेंट करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस हमारे साथ करोगे, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी क्लास का आज स्ट्रक्चर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो भी कंसर्न्स होंगे मेंस एग्जाम को लेकर के, आप अपने सजेशंस, आप अपने समस्याओं को, अपने क्वेरीज को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं एक बार उनको फॉलो कर लूंगा, मैं एक बार देख लूंगा, और आने वाले 2 से 3 दिन की ओरिएंटेशन क्लास के अंतर्गत, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा गौरव सर को भी मैं एक दिन यहाँ पर लेकर के आऊंगा, ताकि ओरिएंटेशन क्लास में वो भी आप लोगों को गाइड कर पाए कि मेंस आंसर राइटिंग करनी कैसे है,
ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, कि उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर इस ओरिएंटेशन क्लास को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों की आंसर राइटिंग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट हो पाए, ठीक है। सभी को जय हिंद, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में।